Welcome back, everybody. This is our second class in JEE Mains previous year question series for chapter Mechanical Properties of Solid for class 11th. And before this, we have made one videos in this series, and all of those videos and other videos related to this series are available on our YouTube channel. You can go to playlist section, and there you can find JEE Mains previous year playlist. So go and check out, and if you like the videos, if you find them useful, then do press like button, share them as much possible, and subscribe to our channel. We have also started similar series for NEET, so you can also go and check those videos. And again, if you found them useful, then do share and subscribe. It helps a lot when you share and subscribe. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate whatever amount which is possible with you. With this amount in future, we will be able to bring you better content, better videos with better quality. So do consider donating. So let's start today's video and go to the question number 15. I think we have covered up to question number 14 in previous video. Yes, this was the question which we covered in previous one. So let's start 15th question. A uniform wires Young's modulus is given, subjected to longitudinal tensile strength stress. तो स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है, ये है हमारे पास. इफ द ओवरऑल वॉल्यूम चेंज इन द वायर इज 0.02%, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस. फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस हमें बताना है. तो इसको हम साइड में कर लेते हैं एंड हियर इट इज. तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 10⁻11 और स्ट्रेस गिवन है, यानी कि फोर्स बाय एरिया गिवन है हमें. इट इज 5 इंटू 10⁻7 न्यूटन मीटर -2. ये फोर्स बाय एरिया हमें मिल गया. तो इन दोनों का हम यूज करके क्या निकाल सकते हैं, हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं. हाउ? हमें ये पता है दैट फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल, और यहां से हमें मिल जाएगा दैट यंग्स डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय वाई. तो ये वैल्यू हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻7 और यंग्स मॉडुलस हमारे पास है 2 इंटू 10⁻11. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू आ जाती है 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और ये यूनिट लेस होता है डेल्टा एल बाय एल. तो डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू आ गई, और हमें निकालना है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस. रेडियस के अंदर डिक्रीज निकालना है हमें. सो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूला का यूज करते हैं. अगर आपके पास एक वायर है, उसकी रेडियस आर है और उसकी लेंथ एल है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल. और अब यहाँ पे आप एरर एनालिसिस का यूज कर सकते हो. और एरर एनालिसिस का यूज क्यों करोगे, बिकॉज आप देखते हो तो डेल्टा एल बाय एल का जो चेंज है वो कितना स्मॉल है, और वॉल्यूम का चेंज भी कितना स्मॉल है. तो आप यहाँ पे एरर एनालिसिस यूज कर सकते हो. सो डेल्टा वी बाय वी शुड बी इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल. ये वी बाय वी की वैल्यू आपके पास इन परसेंटेज गिवन है, तो इसको आप लिख सकते हो 0.02 बाय 100, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा आर बाय आर प्लस ये वैल्यू इधर आपके पास अवेलेबल है 2.5 इंटू 10⁻⁻4. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा -0.5 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा आर बाय आर, और यहाँ से डेल्टा आर बाय आर आ जाता है -0.25 10⁻⁻4. ये आ जाती है हमारे पास चेंज की वैल्यू. एंड फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस वुड बी क्लोज टू ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी डिक्रीज मेंशन है तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इफ द रेशियो ऑफ लेंथ रेडियाई एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील and brass wire in a figure are ABC respectively, then the corresponding ratio of increase in their length. तो
जो डेल्टा एल है उसका हमें रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो लेट अस डू इट। सो सबसे पहले लेंथ का रेशियो है दैट इज ए, और यहाँ पे कौन कौन है, स्टील और ब्रास है। सो लेंथ स्टील बाय ब्रास इज इक्वल टू ए। उसके बाद है रेडियाई, रेडियस स्टील बाय रेडियस ब्रास इज इक्वल टू बी। और उसके बाद यंग्स मॉडुलस है, यानी कि यंग्स स्टील बाय यंग्स ब्रास इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास तीनों के वैल्यूज आ गई। और हमें डेल्टा एल्स का इंक्रीज बनाना है, तो पहले डेल्टा एल के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल बाय एल। सो यहां से डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी फोर्स लेंथ इंटू ए बाय वाई। सो बिकॉज हमें दोनों का रेशियो बनाना है, तो डेल्टा स्टील बाय डेल्टा ब्रास हो जाएगा फोर्स स्टील लेंथ स्टील बाय एरिया स्टील यंग्स मॉडुलस स्टील डिवाइड बाय फोर्स ब्रास लेंथ ब्रास एरिया ब्रास यंग्स मॉडुलस ब्रास। अब इनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। एफ एस बाय एफ बी, एल एस बाय एल बी, ए बी बाय ए एस, और यहाँ पे आता है वाई बी बाय वाई एस। सो स्टील वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, स्टील वायर के ऊपर ये एम है और ये 2m है, बिकॉज ये दोनों के दोनों स्टील वायर से लटक रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों वेट स्टील वायर पे ट्रांसफर होंगे, तो ये हो जाएगा 3mg स्टील वायर के लिए। और ब्रास वायर के लिए ओनली 2mg एक्ट करेगा। नाउ एल एस बाय एल पी हमें गिवन है एक इक्वल है। जो एरियाज हैं जो आपके पास ये गिवन है, ए ब्रास बाय ए स्टील, इसको आप लिख सकते हो पाई रेडियस ऑफ ब्रास स्क्वायर बाय पाई रेडियस ऑफ स्टील स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ ब्रास बाय रेडियस ऑफ स्टील का स्क्वायर। और ये वैल्यू आपके पास है 1/b, यानी कि 1/b स्क्वायर मल्टीप्लाई yb by ys, so it will be 1/c। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा आपके पास 3a by 2cb square। Here it is 3a by 2b square c, so it is the right answer. Next question. A steel wire can sustain 1000 kg weight without breaking if the wire cut into two equal parts, each can sustain a weight of। So suppose कीजिए आपके पास ये वायर है और इसके लिए मैक्सिमम वेट कितना है, 100 kg है। आप इसको दो पार्ट्स में तोड़ देते हो। अगर पहले लेंथ L थी तो अब L/2 और L/2 आप इसको कर देते हो। तो आप बताना है कि आप यहाँ पे कितना W लगा सकते हो। ओके, सो हमें ये पता है ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है, इट इज फोर्स बाय एरिया। ओके, और ये आपकी एक मटेरियल की या एक पर्टिकुलर शेप की प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज जब आपने वायर को कट किया तो एरिया चेंज नहीं होता, एरिया डज नॉट चेंज। तो क्या फोर्स चेंज होगा या नहीं होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो नॉर्मल अगर हम स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला देखें, F बाय ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अगर आपका मटेरियल चेंज नहीं हुआ, बिकॉज वायर को आपने दो हिस्सों में तोड़ा है तो मटेरियल चेंज नहीं हुआ, तो इसके लिए y कांस्टेंट है। एंड कमिंग टू डेल्टा एल बाय एल, जो आपकी लेंथ है वो तो डेल्टा L/2 में डिवाइड हो गई, तो आपकी जो एक्सटेंशन हो रही थी वायर के अंदर वो भी डेल्टा L/2 हो जाएगी। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो आपका जो F बाय ए है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है किसी एक टाइप के पर्टिकुलर शेप के लिए।
हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि सपोज कीजिए ये स्टील था और ये स्टील की आपके पास वायर थी। आप स्टील की एक वायर ले लो दूसरी डायमेंशन की, जिसकी रेडियस थोड़ी ज़्यादा हो, तो उसके लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस कम हो जाए। बट जब आपके पास एक वायर आपने डिज़ाइन कर ली, तो उस वायर के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अगर उस वायर के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगी, तो एरिया तो उसके लिए ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यानी कि फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स ये दोनों डब्ल्यू भी 100 केजी ही होंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कि वो 100 केजी ही सस्टेन कर सकता है। और रीजन क्यों है? बिकॉज जब आप तक आप वायर की प्रॉपर शेप यानी कि उसका एरिया चेंज नहीं कर देते, तब तक उसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो बदलने वाली नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a structure steel rod has radius of 10 mm and length of 1 meter. So radius is 10 into 10 is power minus 3 meter, length is 1 meter, फोर्स अप्लाई किया गया है 100 किलो न्यूटन, सो 100 into 10 is power 3 न्यूटन। यंग्स मॉडल्स बताया गया है 2 into 10 is power 11। तो बताना है द परसेंटेज स्ट्रेन इज अबाउट, तो आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो अगेन फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से स्ट्रेन आ जाएगी फोर्स बाय ए वाई। तो फोर्स है 1000 100 into 10 पावर 3, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस ये इसका स्क्वायर, ये 10 पावर माइनस 2 है तो इसका स्क्वायर 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, इंटू यंग्स मॉडुलस 2 into 10 पावर 11। सो ये यहाँ पे देगा 6 और वो 6 ऊपर जाएगा और यहाँ पे 5। सो नोट 6 ये 7 देगा, 11 माइनस 4 7, और ये 7 पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 5 माइनस 7 माइनस 2 10 पावर माइनस 2, और नीचे आएगा 2 पाई। और हमें परसेंटेज में निकालनी है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 1/2 पाई। और जो 1/2 पाई होता है इट इज 0.16%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ फॉर 4 वायर्स इज सेम लेंथ मेड ऑफ सेम मटेरियल। सो लेंथ सेम है और अगर सेम मटेरियल है तो वाई सेम है, यंग्स मॉडुलस भी सेम है। तो ये बताना है कि थिनेस्ट वायर कौन सी है। तो यहाँ पे लोड है और यहाँ पे एलोंगेशन है, एलोंगेशन का मीन्स डेल्टा एल। सो लेट्स प्लॉट, हम फॉर्मूला बनाते हैं, लोड और एलोंगेशन के बीच का एक रेशियो क्रिएट करते हैं। सो फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल बाय एल, और यहाँ से आ जाता है हमारे पास, हमें फोर्स और डेल्टा एल का रिलेशन बनाना है, तो डेल्टा एल को इधर ले आते हैं, फोर्स बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई ए एल, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यानी यहां से बोल सकते हैं दैट फोर्स बाय डेल्टा एल का रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ओके, नाउ कमिंग टू ग्राफ। अब ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ पे लोड है यानी कि फोर्स है और यहाँ पे डेल्टा एल है। तो अगर ग्राफ में हम फोर्स बाय डेल्टा एल कर देंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, और वो किसके इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के। कौन सा थीटा, जो ये आपकी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनाती है, यानी कि जिसका थीटा ज्यादा है, जिसके लिए थीटा ज्यादा है उसका मीनिंग होगा उसके लिए स्लोप भी ज्यादा होगा, और अगर स्लोप ज्यादा है तो मतलब कि एफ बाय डेल्टा एल भी ज्यादा होगा, और अगर एफ बाय डेल्टा एल ज्यादा है तो मतलब कि रेडियस भी ज्यादा होगा। और रिवर्स भी उल्टा भी ट्रू है कि अगर थीटा कम है तो स्लोप भी कम होगा, स्लोप कम है तो एफ बाय डेल्टा एल भी कम होगा और रेडियस भी कम होगी। तो हमें पूछा गया सबसे थिन वायर कौन सी है, यानी कि जिसका स्लोप सबसे कम है, दो की है, ये ए वाली ओ ए वायर सबसे थिन होगी और सबसे थिक होगी ओ डी वाली।
So option A is the right answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Two wires are made of same material and have a same volume. However, the first has cross section area A and two has cross section area 3A. So same material है, same volume है, यानी कि यंग्स मॉडुलस तो सेम हो गया सेम मटेरियल की वजह से, और V भी इक्वल है, VA इज इक्वल टू VB. ओके, वायर 1 का क्रॉस सेक्शन कितना है A. हम यहाँ पे 1 2 ही यूज करते हैं बिकॉज क्वेश्चन में 1 2 यूज किया गया है. सो एरिया ऑफ फर्स्ट वायर इज A, एरिया ऑफ सेकंड वायर इज 3A. If the length of wire 1 increased by delta x on applying force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? So हमें एरिया का रिलेशन मिल गया और हमें वॉल्यूम का रिलेशन मिल गया. यहाँ से हम लेंथ का रिलेशन निकाल सकते हैं बिकॉज हमें पता है V1 इज इक्वल टू V2. तो इससे मतलब कि A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2, और A1 की वैल्यू है A इंटू L1 इज इक्वल टू 3A इंटू L2. तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा और L2 इज L1 by 3 और वी हैव द रिलेशन. ओके, अब यहाँ पे चेंज इन लेंथ आ रहा है डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स के लिए पहले फॉर्मूला बना लेते हैं. सो फोर्स बाय एरिया होता है यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल, और यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग है उसको डेल्टा एक्स बोला गया है. सो डेल्टा एक्स बन जाता है यहाँ से फोर्स लेंथ वाई ए. ये हमारे पास डेल्टा एक्स के लिए वैल्यू है, और ये बोला गया है कि पहले वाली पे फोर्स एफ लगाया तो डेल्टा एक्स का एक्सटेंशन हुआ, दूसरी वाली पे कितना फोर्स लगाएं कि उसमें भी डेल्टा एक्स का एक्सटेंशन हो. तो यानी कि डेल्टा एक्स इज सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए डेल्टा एक्स सेम है. इसका मतलब क्या हो जाएगा F1 L1 Y1 A1 इज इक्वल टू F2 L2 Y2 A2. इसका मीनिंग ये होगा. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यहां से F2 की फाइनल रिलेशन बना लेते हैं. F2 हो जाएगा Y2 by Y1 मल्टीप्लाई A2 by A1 मल्टीप्लाई L1 by L2 मल्टीप्लाई F1. अब दोनों सेम मटेरियल से थे तो यंग्स मॉडुलस तो सेम है, तो ये कट हो गया. A2 by A1 हमें ये पता है दैट A2 3A के इक्वल है, तो अगर आप A2 by A1 कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3. सो यहाँ से 3 आता है. L1 by L2 यहाँ से अगर आप देखोगे L1 by L2 निकालोगे तो भी 3 आएगा इंटू F1. सो 9F1 और 9F ऑप्शन C is the right answer. Moving to next question. A wire elongates by L mm when a load of W is hanged from it. If wire goes over a pulley and two weights W each are hung at the two ends, the elongation of the wire. तो पहले आपके पास एक नॉर्मल वायर है, उस पे आपने W वेट लगाया. W वेट लगाने से इसकी ओरिजिनल लेंथ अगर आप मान लो L, तो इसके अंदर जो इलोंगेशन हुई वो स्मॉल l हुई. तो इसके अंदर जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन की वैल्यू हो गई स्मॉल l बाय कैपिटल L. अब आप क्या करते हो, एक पुली लेते हो और उस पुली के ऊपर इस वायर को हंग कर देते हो. सो सपोज ये पुली है हमारे पास और इसके ऊपर से वायर जाती है ऐसे, और अब यहाँ पे आप दो वेट लगाते हो. यहाँ पे भी W लगा दिया आपने, यहाँ पे भी W लगा दिया. तो ये बताना है कि अब जो टोटल एक्सटेंशन होगी वो कितनी होगी वायर के अंदर. मींस जो चेंज इन लेंथ आएगा वो L होगा, L by 2 होगा, 2L होगा, या कुछ भी होगा. तो फर्स्ट सिनेरियो देखिए, जब आपने यहाँ पे W वेट लगाया तो वायर के अंदर टेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई T,
और इसके लिए स्ट्रेस क्या हो गई, फोर्स बाय एरिया जो होता है। अब वायर का एरिया तो चेंज नहीं होने वाला, तो ये रहेगा W बाय ए। और हमने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप वायर का एरिया चेंज ना करो तो उसके लिए स्ट्रेस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, तो अगर स्ट्रेस कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी वायर सेम ही है, तो इसके अंदर भी स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगी। तो अब इसके अंदर हम स्ट्रेस देखते हैं कि कितनी है। यहाँ पे ये वेट W है, यहाँ पे वेट W है, दोनों वेट इक्वल है, तो यहाँ पे कोई अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन तो नहीं होगा। यहाँ पे टेंशन T होगी और यहाँ पे भी टेंशन T होगी। और अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ से टेंशन किसके इक्वल आएगी, W के इक्वल ही आएगी। अगर टेंशन W के इक्वल आती है तो W जब टेंशन थी तो उसने कितना कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस किया था या कितना चेंज प्रोड्यूस किया था, L चेंज प्रोड्यूस किया था। तो आंसर होगा L। ये एक वन वे है इसको सॉल्व करने का। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास ये है इसको आप टू पीसेस में स्प्लिट कर सकते हो। कि ये आपकी पुली है, यहां से जो ये जा रही है इसको आप बीच में ऐसे कट कर दो। अगर ये पहली वायर है जिसपे W वेट लगा हुआ है और ये दूसरी वायर है जिसपे W वेट लगा हुआ है। इस वायर का लेंथ L/2 है, इसका L/2 है लेंथ। तो अगर आप डेल्टा L की कैलकुलेशन करोगे तो इसके लिए डेल्टा L आएगा स्मॉल L/2 और इसके लिए कैपिटल L/, हम लेंथ कैपिटल L ली है, सॉरी, इसकी लेंथ कैपिटल L/2, इसकी लेंथ कैपिटल L/2। तो जब आप इसके लिए चेंज इन लेंथ की कैलकुलेशन करोगे जो कि आएगा डेल्टा स्मॉल L/2 और इसके लिए भी स्मॉल L/2, और दोनों एक्सटेंशन को आप ऐड कर दोगे, अगेन आंसर L ही मिलेगा। कैलकुलेशन आपको करके दिखा देते हैं। दैट फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू Y चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हमारे पास होता है। जब हमने वायर को कट कर दिया तो इसकी ओरिजिनल लेंथ होगी कैपिटल L/2। ओके, सो और यहाँ पे था फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू W बाय ए, और इसके लिए अगर हम लिखे रिलेशन L के लिए, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू Y टाइम्स स्मॉल L बाय कैपिटल L। तो यहाँ से स्मॉल L की वैल्यू आ जाती है FL बाय ए वाई, और यहाँ से डेल्टा L की वैल्यू आ जाती है, इट कम्स आउट टू बी FL बाय 2 इंटू AY, और ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, स्मॉल L के इक्वल है, स्मॉल L/2। तो ऐसे भी आप इसको एनी हाउ दोनों तरीकों से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two steel wires having same length are suspended from a ceiling under the same load. So length same है, load same है, यानी कि force same है। If the ratio of their energy stored per unit volume is 1:4, ratio of their diameters बताना है। तो दोनों के लिए हमें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी का रेशियो गिवन है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये दोनों के लिए सेम है, और नोट सेम नहीं, इसका हमें रेशियो गिवन है। सो E1 बाय E2 किसके इक्वल है, 1/4 के। सो गोइंग टू फॉर्मूला, ये ऊपर हम पहली बार के लिए लिखते हैं, नीचे दूसरी बार के लिए। हाफ स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स बाय एरिया 1, फोर्स दोनों के लिए सेम है इसलिए F लिया। स्ट्रेन, तो जो स्ट्रेन है उसको हम ले लेते हैं डेल्टा L1 बाय लेंथ सेम है तो ओनली L लेते हैं, हाफ F बाय A2 इंटू डेल्टा L2 बाय L। सो हाफ से हाफ कैंसल, फोर्स से फोर्स कैंसल, L से L कैंसल, तो यहाँ से 1/4 आ जाता है डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 इंटू A1 A2। ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। नाउ बिकॉज दोनों वायर हैं वो सेम मटेरियल की बनी हुई है, अगर वो सेम मटेरियल की बनी हुई है तो उनके लिए यंग्स मॉडुलस क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, y F बाय ए इज इक्वल टू y डेल्टा L बाय L। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस आता है F बाय ए L बाय डेल्टा L।
ये दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, यानी कि F1 L1 A1 डेल्टा L1 इज इक्वल टू F2 L2 A2 डेल्टा L2। अब दोनों के लिए फोर्स सेम है, लेंथ सेम है, तो यानी F और L दोनों के लिए सेम है, तो ये कट हो जाएंगे। यहाँ से रिलेशन बचता है A1 डेल्टा L1 इज इक्वल टू A2 डेल्टा L2। और यहाँ से हमें, बिकॉज हमें किसका रेशियो निकालना है, डायमीटर्स का रेशियो निकालना है, तो हम लेंथ को एलिमिनेट करते हैं। सो डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 हो जाएगा A2 बाय A1। ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, सो 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 बाय L2 का रिलेशन A2 बाय A1 है, ये भी A2 बाय A1 है, सो ये हो जाएगा A2 बाय A1 स्क्वायर। अंडर रूट कर देंगे दोनों साइड का, तो आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू A2 बाय A1। A2 को लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर बाय पाई नोट R2, हमें डायमीटर में जाना है, तो पाई D2 स्क्वायर बाय 4 डायमीटर में, और ये हो जाएगा पाई D1 स्क्वायर बाय 4। पाई से पाई कैंसल, D2 बाय D1 का रिलेशन आ जाता है अंडर रूट 2 के इक्वल। यहाँ से 1 बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू D2 बाय D1, और D1 बाय D2 आ जाएगा √2 बाय 1। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A boy's catapult is made of rubber cord which is 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यानी कि लेंथ गिवन है 42 सेंटीमीटर, 6 mm डायमीटर, यानी कि रेडियस गिवन है इसका हाफ 3 × 10⁻³ मीटर, ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ नेग्लिजिबल मास, मास नेग्लिजिबल है, बॉयज द बॉय कीप्स द स्टोन वेइंग, तो मास है 2 × 10⁻² kg ऑन इट एंड स्ट्रेचेस द कोड बाय 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपको 42 गिवन थी और उसके अंदर स्ट्रेचिंग 20 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि डेल्टा L 20 सेंटीमीटर है। बाय अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स व्हेन रिलीज्ड स्टोन फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। सो स्टोन की वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। नेग्लेक्ट द चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोड व्हाइल स्ट्रेचिंग, यंग्स मॉडुलस ऑफ द रबर, तो रबर का यंग्स मॉडुलस हमें बताना है। तो जो ये क्वेश्चन है इसको आप कैसे कर सकते हो, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे, मींस जब आपने, जो कैटाबुल्ट होती है वो एक टाइप की गुलेल होती है, तो सपोज कीजिए स्टार्टिंग में आपकी गुलेल ऐसे थी, आपने इसको स्ट्रेच किया, जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसकी लेंथ में चेंज आया और इसके अंदर क्या स्टोर हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई, जिसको क्या बोल सकते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो स्टोर हो गई। और फिर आपने यहाँ पे एक स्टोन रखा स्ट्रेच करने के बाद और फिर उसको छोड़ दिया, तो जो एनर्जी थी सारी की सारी वो किसको दे देगी, वो स्टोन को दे देगी, और स्टोन मूव कर रहा है तो स्टोन के पास है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि स्टोन की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द दिस रबर कोड, जो कि कितने होगी, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। सो कैलकुलेशन करते हैं। हाफ मास इज 2 × 10⁻² वेलोसिटी का स्क्वायर 20 × 20 इज इक्वल टू हाफ, स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ है 20, ओरिजिनल लेंथ है 42, और हम सेंटीमीटर को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ये दोनों सेंटीमीटर में तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। एंड यहाँ से वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ है हमारे पास 42, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाएगा, ये हाफ से हाफ कट हो जाएगा,
42 से 42 कट हो जाएगा। सो ये देता है हमें, ये 400 है, 400 इंटू 2 800 इंटू -2 यानी कि 8 इज इक्वल टू f इंटू 20 इंटू 10⁻⁻²। फर्दर लेके जाते हैं तो ये 10⁻⁻ उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 800/20। सो फोर्स इज इक्वल टू 800/20 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो ये फोर्स आ गया हमारे पास। अब यंग्स मॉडुलस होगा फोर्स बाय एरिया इंटू डेल्टा एल बाय एल। आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते थे अगर आपको और इसको शॉर्ट में करना है। सो फोर्स इज 40, डेल्टा एल इज 20, एल इज 42 डिवाइड बाय एरिया, एरिया हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻6। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आंसर आएगा 2.97 इंटू 10⁻⁻6 और इस वैल्यू का ऑर्डर है 10⁻⁶। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere of radius r is made of soft material of bulk modulus k is surrounded by liquid in a cylindrical container. A massless piston of area a, piston का area a given है, floats in the surface of the liquid covering entire cross section of the cylindrical container. When mass m is placed on the surface of the piston to compress the liquid, fractional decrement in the radius of the sphere. तो मैं रेडियस ऑफ स्फीयर के अंदर फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट निकालना है, और जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू मास m, बिकॉज जो पिस्टन है वो तो मासलेस है। यहाँ पे सराउंडेड बाय सिलिंड्रिकल कंटेनर, ये रहा मासलेस पिस्टन, पिस्टन मासलेस है, उसके ऊपर हमने एक मास रख दिया m। सो जो फोर्स हो गया वो हो गया mg के इक्वल, एरिया a गिवन है, तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस यूज होगा, तो बल्क मॉडुलस में प्रेशर होता है बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा v बाय v। प्रेशर हो जाएगा फोर्स बाय एरिया यानी कि mg बाय स्मॉल a इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस डेल्टा v बाय v, और यहाँ से डेल्टा v बाय v की वैल्यू आ जाती है mg बाय ba। ये और इन्होंने बल्क मॉडुलस के लिए k यूज किया, हमने b यूज किया। ना हमें dr बाय r निकालना है, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सो स्फीयर के लिए वॉल्यूम होती है 4/3πr³, और यहाँ पे एरर एनालिसिस लगा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू 3 डेल्टा r बाय r। ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे, 3 डेल्टा r बाय r इज इक्वल टू mg बाय ba, और यहाँ से डेल्टा r बाय r आ जाता है mg बाय 3ba, जो कि है here it is ऑप्शन सी, बिकॉज इन्होंने बल्क मॉडुलस के लिए k यूज किया है। दैट्स ओनली डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। A bottle has opening radius a and length b. The cork of length b has radius a plus delta a, यानी कि थोड़ी रेडियस के अंदर थोड़ा आप बोल सकते हो ग्रेटर है, a से थोड़ा सा ज्यादा है। Is compressed to fit in the opening bottle completely. तो आपके पास एक कॉर्क था जिसकी रेडियस थी a प्लस डेल्टा है, आपने उसको एक बोतल के अंदर फिट किया जिसकी रेडियस है a, यानी कि अब ये कॉर्क क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। और अगर ये कंप्रेस हो रहा है और ये हर साइड से कंप्रेस हो रहा होगा, तो यहाँ पे किसकी बात होगी, बल्क मॉडुलस की। आगे पढ़ते हैं। इफ द बल्क मॉडुलस of the cork is b and frictional coefficient between bottle and the cork is mu, force needed to push the cork into the bottle। तो बोतल के अंदर कॉर्क को अंदर भेजने में कितना फोर्स लगेगा।
सो सबसे पहले हम फोर्स एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सा फोर्स लग रहा होगा, क्या फोर्स लग रहा होगा। सपोज कीजिए ये बोतल की ओपनिंग है जो यहाँ पे शो की गई है। इसके अंदर हम एक कोक डालते हैं। एंड डू वी हैव दैट शेप? यस, कुछ ऐसा ही होगा। एंड रोटेट इट। तो जो कोर्क है आपका ऐसे इसके अंदर जाएगा। नाउ जो आपका कोर्क है उस पे कौन से फोर्स लग रहे होंगे? हम कोर्क को अलग बनाते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। Here it is। तो इस पे जो लगने वाले फोर्स हैं, एक तो जो आपकी बोतल है, बोतल की वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो इस पे क्या लगाएंगे, अंदर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएंगे ऐसे नॉर्मल, और ये हर साइड से लग रहा होगा बिकॉज जहां जहां भी ये बोतल को टच करेगा वहां पे इस पे इनसाइड क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। एक तो ये हो गया। अब आपका कोर क्या करना है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, आप उसको नीचे की तरफ पुश कर रहे हो। जब आप उसको नीचे की तरफ पुश कर रहे हो तो यहाँ पे साइड्स पे क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ओके, तो जब आप इसको नीचे फोर्स करते हो, F4 से नीचे की तरफ पुश करते हो, तो जो आपका F है फोर्स की वैल्यू, वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, तभी आप उसको नीचे की तरफ पुश कर पाओगे। और यहां से आप बोल सकते हो दैट फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओ तो आप फ्रिक्शनल फोर्स की भी जो इस पे लगने वाला है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका ये कोर्क है, कोर पे लगने वाला फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन है। अब इसका हमें एरिया देखना है। तो जो ये फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये किस पे लग रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया पे लग रहा है। कर्व सरफेस एरिया। अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल शेप है तो उसमें आपके पास दो टाइप के एरियाज होते हैं। सो हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। एक कौन सा एरिया होगा, जो आपके सर्कुलर बेसिस हैं, ये जैसे ये आपका सर्कुलर पार्ट है, एक तो आपका ये सर्कुलर पार्ट है तो इसको बोलते हैं सर्कुलर एरिया। ऐसी ये नीचे की तरफ है तो ये तो हो गया सर्कुलर एरिया। और जो ये साइड वाला एरिया है, दिस वन, जो ये वाला एरिया है, इसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और इस कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला फॉर सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई रेडियस इंटू हाइट h। तो हमारे पास एरिया आ गया, हमारे पास फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल, तो स्ट्रेस बनाएंगे अगर हम, स्ट्रेस हो जाता है फोर्स बाय एरिया यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बाय 2 पाई RH। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा V बाय V, यानी चेंज इन वॉल्यूम बाय V। हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं डेल्टा V बाय V पे। बिकॉज ये सिलेंड्रिकल शेप है, हमने यहाँ पे जो शेप बनाई है वो एक्चुअली हमने कॉनिकल बनाई है, सो आपको थोड़ा इजीली हम शो कर पाए। बट सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंड्रिकल शेप के लिए वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम हो जाएगी पाई r²h। और यहाँ पे रेडियस है a और हाइट है b, सो पाई a² b। नाउ अगर आप देखो तो वो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, एक तो वॉल्यूम चेंज होगा, हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, ओनली रेडियस में चेंज होगा। और वही स्टेटमेंट में मेंशन है कि आपकी रेडियस a प्लस डेल्टा ए से चेंज होके क्या हो जाती है, a हो जाती है। सो जब यहाँ पे हम डेल्टा V बाय V एरर एनालिसिस करेंगे इसका, तो इट विल गिव अस 2 डेल्टा A बाय A। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 2 डेल्टा A बाय A। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, कैपिटल B 2 डेल्टा A बाय A। और हो सॉरी पाई RH है, हाइट की वैल्यू हम पुट करना भूल गए, हाइट की वैल्यू है स्मॉल b और रेडियस की वैल्यू है स्मॉल a।
सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई कैपिटल बी स्मॉल बी डेल्टा ए। ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। और अब हमें पता है दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, सो इट विल बी म्यू 4 pi b small b delta a। here is the option D। तो आपको मिनिमम फोर्स इतना तो लगाना ही पड़ेगा सो दैट जो कोर्क है वो नीचे जा पाए। विद दिस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टील रप्चर्स व्हेन ए शियर ऑफ 3.5 into 10 power minus 8 Newton meter is applied. The force needed to punch 1 centimeter diameter hole in steel sheet 0.3 centimeter thick is nearly। सो यहाँ पे शेयर गिवन है और देखिए शेयर के साथ में न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो ये क्या है आपकी शेयर स्ट्रेस गिवन है, यानी कि फोर्स बाय एरिया की वैल्यू गिवन है 3.5 10⁻⁸। अब आपको एक शीट के अंदर होल करना है, तो अगर आप शीट को ऊपर से देखते हो तो आपको शीट कुछ ऐसे दिखाई देगी। ये आपकी इसका हो गया टॉप व्यू शीट का, और आपको यहाँ पे इसके अंदर होल बनाना है, सर्कुलर होल जिसका डायमीटर कितना हो 1 सेंटीमीटर हो, ये वाली वैल्यू 1 सेंटीमीटर। और अगर आप इसका लेटरल व्यू देखते हैं, साइड व्यू देखते हैं शीट का, तो शीट का साइड व्यू कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। शीट का कुछ साइड व्यू आपके लिए ऐसा होगा बिकॉज उसकी थिकनेस हमें गिवन है दैट इज 0.3 सेंटीमीटर। तो जो आपका ये होल है ये पूरी की पूरी शीट के अंदर से नीचे की तरफ आना चाहिए। तो अगर आप इसके अंदर एक होल कर देते हो तो जो आपका ये इतना रीजन है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, शीट से अलग हो जाएगा। तो आपकी शीट कुछ ऐसे दिखाई देगी। ये वाला रीजन हम अलग कर देंगे, तो हमारी शीट कुछ ऐसे बन जाएगी और ये इतना रीजन हमारे पास अलग आ जाएगा, सेपरेट आ जाएगा। ओके, तो यहां पे अगर आप देखते हो तो ब्रेकिंग कहां पे हुई, मींस जो शीट है, जो आपका ये होल आउट हुआ है, ये ब्रेक कहां से हुआ है, ये कॉर्नर से ब्रेक हुआ है। यहां से यहाँ के जो बॉन्ड्स थे वो बॉन्ड्स ब्रेक हुए, बीच वाले बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुए। तो यानी कि जो आपका फोर्स, जो आपने फोर्स अप्लाई किया होगा वो कहां पे एक्ट किया है, इन कॉर्नर्स पे एक्ट किया है। और जब भी आपको ऐसे शियर स्ट्रेन का वो आता है, क्वेश्चंस आता है, तो आपको जो ये कॉर्नर वाला है यही कंसेप्ट लेना होता है। और बिकॉज ये आपकी जो शेप है इसका भी, इसकी भी एक हाइट होगी, बिकॉज पूरी शीट की एक वो थी, डेप्थ है, या आप इसको हाइट बोल लो जो भी है, विथ सॉरी, इसकी भी पूरी की पूरी एक विथ होगी। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कर रहा है इन कॉर्नर्स पे, यानी कि किस पे एक्ट कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया पे एक्ट कर रहा है। और अगर आपके पास ये वाली शेप है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का एग्जांपल है, और सिलेंड्रिकल शेप के लिए कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। बिकॉज जब आप इसको कट करोगे तो कट करने के बाद कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, ये जो आपका ये जो पीस आपका बाहर आएगा वो कुछ ऐसे होगा, जिसकी ये थिकनेस तो 0.3 सेंटीमीटर होगी, और जो इसकी रेडियस या डायमीटर आप बोल सकते हो, उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर होगा। और जो फोर्स लगा है वो आपका इस वाले एरिया पे लगा है, जो इसका कर्व सरफेस वाला एरिया है, ना कि ऊपर का सर्कुलर एरिया पे। तो एरिया की वैल्यू होगी 2πr/h। फोर्स बाय एरिया आपको पता है, तो यहाँ से अगर हम एरिया की वैल्यू पुट करके इधर मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स मिल जाएगा। सो फोर्स विल बी 3.5 10⁸। एरिया हो जाएगा 2 इंटू पाई, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻², और थिकनेस या हाइट है 0.3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻3।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा नेट आंसर आता है, इट इज इक्वल टू, आई थिंक इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 3.0 इंटू 10⁴, जो कि हमारा मैच करता है अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन सी के साथ, बिकॉज हम जो पाई की वैल्यू है उसके हिसाब से थोड़ा वेरिएशन आएगा आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बल्क मॉडुलस ऑफ एथेनॉल एंड मर्करी एंड वाटर आर गिवन इन द यूनिट्स ऑफ 10⁹, यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ ये है एथेनॉल का है, ये है 0.9 इंटू 10⁹, बल्क मॉडुलस ऑफ मर्करी 25 into 10⁹, and for last one is water 2.2 into 10⁹। ये हमारे पास बल्क मॉडुलस गिवन है। तो ये बताना है फ्रैक्शनल कंप्रेशन यानी डेल्टा वी बाय वी किसके लिए सबसे ज्यादा होगा और किसके लिए सबसे कम होगा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर सेम है सबके लिए। सो प्रेशर होता है बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा वी बाय वी, और यहाँ से डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू आ जाएगी प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस। बिकॉज सबके लिए प्रेशर सेम है तो डेल्टा वी बाय वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस, यानी जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा उसके लिए कम होगा। सबसे ज्यादा किसके लिए है? मरकरी के लिए है, तो मरकरी का डेल्टा वी बाय वी सबसे कम होगा, यानी मरकरी सबसे पीछे आएगा, ये दो ऑप्शन। और सबसे कम किसका है? इथेनॉल का, तो इथेनॉल का कंप्रेशन यानी डेल्टा वी बाय वी सबसे ज्यादा होगा, सो ऑप्शन ए एथेनॉल वाटर मरकरी, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, correct order of magnitude of various elastic moduli is, तो हमें ये बताना है यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में क्या क्या कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ रिलेशंस का यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिलेशन होता है दैट y इज इक्वल टू ट्वाइस नीटा 1 प्लस सिग्मा, और जो सिग्मा है ये क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो। और जो आपका पॉइजन्स रेशियो है इसकी वैल्यू नॉर्मली 0 to 0.5 तक वेरी करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप 1 में आइदर 0 ऐड कर रहे हो या फिर 0.5 ऐड कर रहे हो, तो मीन्स ये आपको जो ये वाली ब्रैकेट है इससे आपको वैल्यू जो मिलेगी वो आइदर ग्रेटर देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी। मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ नीटा, तो यहाँ से आप इजीली बोल सकते हो दैट y इज ग्रेटर देन नीटा। तो यानी यंग्स मॉडुलस जो आपके पास मॉडुलस ऑफ ये इलास्टिसिटी है, सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है यानी शेयर मॉडुलस, उससे ज्यादा आपका यंग्स मॉडुलस होता है। तो देखिए यंग्स मॉडुलस इज ग्रेटर देन शेयर मॉडुलस, यहाँ पे देखिए शेयर मॉडुलस यंग्स मॉडुलस से बड़ा है तो ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ पे देखिए शेयर मॉडुलस यंग्स मॉडुलस से बड़ा है तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए यंग्स मॉडुलस इज ग्रेटर देन शेयर मॉडुलस, तो ये ऑप्शन सही है। और यंग्स मॉडुलस इज ग्रेटर देन शेयर मॉडुलस, तो ये ऑप्शन सही है। तो आपके पास ऑप्शन बी और सी बचते हैं, ऑप्शन ए और डी तो आपके यहीं पे कैंसिल हो गए। उसके बाद आता है हमारे पास एक और रिलेशन होता है दैट y इज इक्वल टू 3k, k इज बल्क मॉडुलस 1 माइनस 2 सिग्मा। ओके, सो हमें ये पता है कि अगेन सिग्मा है किससे किससे वेरी करता है? 0 to 0.5 के बीच में वेरी करता है। तो सपोज कर लीजिए सिग्मा 0 है, अगर सिग्मा 0 है तो y किसके इक्वल हो गया? अगर सिग्मा 0 है तो y हो गया -3k के इक्वल। और अगर सिग्मा 0.5 है तो ये 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। इन बोथ सिनेरियोस जो k है, k होता है बल्क मॉडुलस और इसकी वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं, y इसका नेगेटिव हो जा रहा है इन सर्टेन सिनेरियो। वैसे ये सिनेरियो भी नहीं होगा कि y नेगेटिव हो जाए, इसकी वैल्यू आप कुछ ऐसे वेरी होगी कि ये वाला पार्ट ना आपको क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा।
और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देता है तो एक हम वो ले लेते हैं केस दैट सिग्मा इज 0.4। जब हम सिग्मा 0.4 ले लिया तो ये हो जाता है 3k 1 माइनस 0.8 y इज का टू 3k टाइम्स ये हो जाता है आपके पास 0.2 और y आ जाता है 0.6 टाइम्स k। ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है और यहाँ से आप देख सकते हो कि यंग्स मॉडुलस k से छोटा होगा, यानी k के 0.6 टाइम्स है, यानी कि बल्क मॉडुलस ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू यंग्स मॉडुलस। ऑप्शन सी, बल्क मॉडुलस इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस। सो दैट्स हाउ आप टू फॉर्मूलाज का यूज करके और पॉइजन्स रेशियो का थोड़ा आइडिया लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इफ S is stress, Y is Young's modulus of the material of a wire, एनर्जी स्टोर्ड इन वायर पर यूनिट वॉल्यूम। तो वायर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी हमें बतानी है, तो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी के लिए रिलेशन होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन होता है दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। तो यहां से स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लेते हैं बिकॉज हमें स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में फॉर्मूला बनाना है। तो स्ट्रेन आ जाएगी, स्ट्रेस है हमारे पास S बाय वाई, सो हाफ स्ट्रेस S स्ट्रेन S बाय वाई, तो ये हो जाता है S स्क्वायर बाय 2y, और ऑप्शन ए आ जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। ए वायर फिक्स्ड एट अपर एंड स्ट्रेचेस बाय लेंथ L बाय अप्लाइंग ए फोर्स F, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग बताना है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल, और एनर्जी यहाँ पे हम एनर्जी डेंसिटी की बात नहीं कर रहे, टोटल एनर्जी, यानी कि हाफ स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया इनटू स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन इज स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, बिकॉज स्मॉल एल क्या है यहाँ पे, चेंज इन लेंथ है, इनटू वॉल्यूम दैट इज एरिया इनटू लेंथ, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। सो ए एल से ए एल कैंसिल हो जाता है और आंसर आता है हाफ एफ एल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो विद दिस हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, आपको एक बेटर आइडिया देने के लिए और बेटर कंसेप्ट्स को बेटर वे में समझाने के लिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन हैं, आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम। एंड अगेन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू शेयर एंड सब्सक्राइब। आल्सो इफ यू वांट टू डोनेट अस समथिंग, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं। आपकी डोनेशन से इन वीडियोस को कंटिन्यू करने में हमें हेल्प मिलती है। सो विद दिस, कीप ऑन वॉचिंग, we will meet in next video. Till then, thanks for watching.